हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूं। ये हमारी इतिहास की क्लास है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ऐतिहासिक स्रोत के बारे में कि इतिहास का पता कैसे चलता है। तो पुरातात्विक स्रोत हैं या फिर धार्मिक स्रोत हैं, इनके आधार पर हम इतिहास के बारे में पता कर पाते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीज़ें थी? सिक्के थे, अभिलेख थे, मूर्तियाँ थी, स्मारक थे, बर्तन थे। तो जिसमें से पहला टॉपिक कल हमने सिक्कों को कवर किया था। सिक्कों के बारे में हमने कल पढ़ा था, डिस्कस किया था। सिक्के क्या क्या होते हैं, कौन से शासक में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के मिले, सबसे ज्यादा सांचे किस शासक में मिले, ये सारी की सारी पीछे डिस्कस की गई थी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है हमारा अभिलेख। ये भी हमारा पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य जिसे हम कहते हैं अभिलेख। अब ये अभिलेख है क्या, इस बात को भी समझना जरूरी है कि अभिलेख कहते किसे थे। तो अभिलेख और कुछ नहीं होता था, कठोर सतहों पर जो लेख लिख दिया गया। कठोर सतह मतलब वो लोहा भी हो सकता है, कोई धातु भी हो सकती है, कोई पत्थर भी हो सकता है, कोई मूर्ति भी हो सकती है, कोई दीवार भी हो सकती है। जितनी भी हमारी ठोस सतह होती हैं, उन ठोस सतहों पर जो लेख लिख दिया गया, जो जानकारी लिख दी गई, उसे हमने अभिलेख का नाम दिया। बात समझ में आ रही है? जितना हमारा सॉलिड प्लेस होता है, यानी वो लोहा हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई गुफा हो सकती है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई मूर्ति हो सकती है। तो ठोस सतहों पर जो भी जानकारी लिखी गई, पहले के समय में जो भी जानकारी लिखी गई, उसे हमने अभिलेख का नाम दिया। ठीक है, तो ये अभिलेख था। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोई आदमी है जो अभिलेख के बारे में डीप में पढ़ना चाहता है, तो उसको क्या कहेंगे? अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। पुरालेख मतलब पुरानी चीजों का लेख, पुरालेख शास्त्र। ठीक है, एपिग्राफी, इंग्लिश में एपिग्राफी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यहीं से बनना शुरू होता है कि अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र बोलते हैं। पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी कहते हैं। और कोई आदमी अभिलेखों के बारे में स्पेशलाइजेशन कर रहा है तो उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? पुरालेख शास्त्र। अब जो दूसरी बात आती है कि अभिलेख पे तिथि भी हुआ करती थी। लिपि में अभिलेख जब भी लिखे जाते थे मतलब विशेष लिपि में लिखे जाते, अलग तरीके से लिखे जाते थे। तो जो आदमी उसके तरीकों पर अध्ययन कर रहा है, जो उसकी तिथियों को पढ़ता है, तो अभिलेख की तिथियों को या फिर दस्तावेज की तिथियों को पढ़ने की जो प्रोसीजर है, अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। अभिलेख व दस्तावेजों के तिथि और लिपि का मतलब होता है तरीका। हमारी भारत की हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो तिथि और लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो पूछे जा सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए अभिलेखों के मिलने की या अभिलेखों की लिपि की, तो अभिलेख कितनी लिपि में लिखेगा? जो प्रारंभिक अभिलेख थे, ठीक है, जो प्रारंभिक अभिलेख थे, प्रारंभिक अभिलेख, शुरुआती टाइम में जो अभिलेख हमें मिले हैं सबसे पुराने प्रारंभिक अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। और प्राकृत भाषा को पढ़ना समझना सबके बस की बात नहीं हुआ करती थी। तो प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जो ईसा पूर्व 3री सदी के थे, सदी के हैं। अब ये ईसा पूर्व एक वर्ड हमने यहाँ पे लिखवा दिया है, ईसा पूर्व। जैसे कि इंग्लिश में कहा जाता है बीसी और एसी। जैसे हमने कहा दिया 1500 बीसी और 1500 एसी, तो इन दोनों का बहुत फर्क है। दोनों में हिंदी में लिखा जाएगा तो 1500 ईसा पूर्व, ई पू ऐसे शॉर्टकट में लिखा जाता है, और यहाँ पे लिखा जाता है 1500 ई
तो इन दोनों में बहुत फर्क है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ये चीजें क्या है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं तो इनको हमें बार बार सुनने को मिलेगा, तो थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। सी जो है वो हमारा क्राइस्ट है, जिसे हिंदी में ई वर्ड है। ईसा मसीह जो थे हमारे, ईसा मसीह हमारे नहीं, सिख जो हमारे चर्च वाले होते हैं, जो जितने लोग सिख होते हैं उनकी अगर बात कर ली जाए तो ईसा मसीह थे ना, तो ईसा मसीह जो है हमारे, इनके जन्म से पहले का जितना समय था, ईसा मसीह के ईसाई जितने होते हैं, ईसाइयों के ही, जैसे कि हिंदुओं में रामकृष्ण भगवान है, मुसलमानों में पैगंबर है ना, मुसलमानों में ये पैगंबर है, वैसे ही गुरु नानक देव होते हैं सिखों के। ईसाइयों के कौन होते हैं? ईसा मसीह होते हैं। हर धर्म के अपने स्थापना करने वाले हैं, उनके अपने देवता लोग हैं जिनको बनाया गया है। हिंदुओं में राम को मान लीजिए, श्याम को मतलब कृष्ण को मान लीजिए, वैसे ही अगर मुस्लिम में चले जाए तो पैगंबर को मान लीजिए, अल्लाह को मान लीजिए। सिख में जाते हैं तो आपको गुरु साहब मिलते हैं, गुरु नानक देव मिलते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। वैसे ही अगर आप ईसाइयों में चले तो आपको ईसा मसीह मिलते हैं, जिनका क्रॉस ये सिंबल होता है, जिनको सूली पे लटका दिया गया था। ये क्रॉस आपको ईसाइयों के चर्च के सामने मिल जाएगा, और आपकी जो मूर्ति मिलती है वो भी ईसाई की ही मिलती है। तो ये ईसा मसीह के साथ ही हमारा अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उन्होंने ये अंग्रेजी कैलेंडर बनाया। ईसाई जो थे वो भी अंग्रेजी ही बोलते हैं मैक्सिमम, तो उन्होंने अंग्रेजी कैलेंडर का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी कैलेंडर का जब इस्तेमाल किया तो उन्होंने ईसा पूर्व ईस्वी में बांट दिया। ये ईसा मसीह के जन्म से पूरा पहले का जितना समय था वो हमारा ईसा पूर्व कहलाया, और ईसा मसीह के जन्म में के बाद का जितना समय है वो हमारा ईस्वी कहलाया। ये बात समझिएगा कि ये जितना पीछे जाएगा, 1000 ईसा पूर्व अगर हो गया कहीं पे लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आगे चला आया, इसकी उम्र अवधि कम हो गई है, 500 साल और पीछे चला गया। तो ईसा मसीह के जन्म वाले को ईसा पूर्व कहते हैं, और जन्म के बाद वाले को ईस्वी कहते हैं। इंग्लिश में बिफोर क्रिस्ट और यहाँ पे आफ्टर क्रिस्ट। ठीक है, तो इस बात को समझ लिया, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमें अभिलेख प्रारंभिक मिले थे, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, वो ईसा पूर्व 3री सदी के थे। और ईसा के बाद, ईसा मसीह के बाद के अभिलेखों में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होने लगा। जो संस्कृत भाषा का अभिलेख मिले हैं, जो अभिलेख संस्कृत भाषा में मिले हैं हमें, मिले हैं, वो 2री सदी के हैं। 2री सदी के हैं, ईसा के बाद 2री सदी के अभिलेख हैं। सदी आप लोग जानते हैं क्या होता है? सदी, शतक, 10 साल होते हैं ना, दशक, शतक, सदियां बीत गई कहने को मिलता है, तो वही सदी की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो अभिलेख संस्कृत भाषा में मिले हैं वो 2री सदी के हैं। ये बात भी समझिए, अगर कहीं एग्जाम में आ गया कि संस्कृत भाषा के अभिलेख किस सदी के हैं, तो 2री सदी के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर तो अभिलेख की लिपियां कितनी थी, अभिलेख कितनी लिपियों में लिखा गया? देखिए, अभिलेख जैसे सिक्का था, सिक्के एक दिन में खत्म हो गए। जो हमने सिक्का को कवर किया वो सिक्के हमारे एक दिन में खत्म हो गए, लेकिन अभिलेख आपका 2-3 दिन 4 दिन चलेगा। अभिलेख एक बड़ा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे कहीं ज्यादा, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको और अच्छे से पढ़ा जाए ताकि हमसे कोई भी क्वेश्चन बचे ना, और साथ ही साथ हमारी नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट होता रहे। तो अभिलेख की लिपियां, जैसे हमने बताया अभी कि हमारी जो भाषा है हिंदी, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अभिलेख की लिपियां, अभिलेख की कितनी लिपियां थी? तो अभिलेख की 3 लिपि है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, और जो तीसरा है हमारा यूनानी एवं आर्मेइक लिपि। तो इन लिपियों की खास बात क्या है कि क्यों एक दूसरे से अलग है, इस बात को समझा जाए। ये जो तीनों लिपियां लिखी गई हैं, ये किसने लिखवाई हैं? अशोक के, सम्राट अशोक के अभिलेख
किसके अभिलेख लिखे गए हैं इस लिपियों में? सम्राट अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। जो ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे अभिलेख, उनकी खास बात थी कि वो बाएं से दाएं की तरफ लिखे जाते थे, बाएं से दाएं। जब आप जितने लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कंप्यूटर में फॉर्मेटिंग कर दी जाए तो वो कर्सर यहाँ से मूव करेगा और लाइन इस तरीके खत्म हो जाएगी। जैसे हम लिखना यहाँ शुरू करते हैं कि अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे जाते हैं, लिखना इधर से हम शुरू करते हैं और लाइन फिर हमारी यहाँ से चेंज होती है, फिर हम इधर आते हैं, फिर चेंज होता है। और जो हम लोग लिखते हैं वो बाएं से दाएं चल रहे हैं। यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि जो ब्राह्मी लिपि थी वो बाएं से दाएं की तरफ चलती थी, यानी इधर से हमने लिखना शुरू किया और इधर की तरफ बढ़ते चलेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ पे आकर के हमारा लिखना खत्म हुआ, तो ये हमारी ब्राह्मी लिपि कहलाई। खरोष्टी लिपि की बात की जाए तो ठीक इसका विपरीत, यानी कि अब जो हम लिखना शुरू करेंगे वो हमारा दाएं से बाएं होगा। ये सिर्फ दिशा के ऊपर था, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। तो ये लिखने के आधार पे दो चीजें थी, जो हमारी ब्राह्मी लिपि थी वो बाएं से दाएं की तरफ, यानी इधर से हम लिखना शुरू करते थे और हमारी लाइन वहां पे खत्म होती थी। जो खरोष्टी लिपि आई उसमें हमने लिखना यहां से शुरू किया और लाइन हमारी यहाँ पे खत्म होती थी। और जो हमारी यूनानी आइमेरिक लिपि है, इसकी अगर खास बात कर ली जाए तो जो हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अभिलेख मिले हैं, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के अभिलेख इन्हीं लिपियों में लिखे गए हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान सब अलग हुआ, वरना सब एक ही देश का हिस्सा था, भारत का ही हिस्सा था। तो ये अशोक के अभिलेख हैं जो फिलहाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो ये यूनानी और आइमेरिक लिपि में सिर्फ यही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अभिलेख लिखे गए, बाकी सारे आपको या तो ब्राह्मी में मिलेंगे या तो खरोष्टी में मिलेंगे। अगर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख है तो खास बात है कि वो बाएं से दाएं की तरफ लिखे जाते हैं, लाइन बाएं से शुरू होती है, दाएं पे आकर खत्म हो जाती है। और खरोष्टी में अगर होंगे तो दाएं से शुरू होगी, बाएं पे आकर के खत्म हो जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो अभिलेख से लेकर के स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो आप नोट करते रहिए और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो अभिलेख को लेकर के बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उनको देखा जाए कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्या इनका आंसर होगा। अगर कहा जाए कि सबसे पुराने अभिलेख कहाँ मिले हैं तो हड़प्पा में। हड़प्पा, जब पाषाण काल के बाद आप हड़प्पा संस्कृति में आएंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उसमें आपको हड़प्पा सभ्यता मिलेगी। तो हड़प्पा की मुहरों पर, मुहर मतलब सिक्का होता है, सिक्के की तरह मोहर होती है, मोहरों पर सर्वाधिक पुराने अभिलेख हैं। सबसे पुराने सर्वाधिक पुराने अभिलेख मिले हैं, पुराने अभिलेख मिले हैं। अब ये अभिलेख कितने पुराने हैं? 2500 ईसा पूर्व के अभिलेख, 2500 ईसा पूर्व के अभिलेख, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पुराना, जन्म से 2500 साल पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर मिले हैं। इनकी खास बात यह है कि ये अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, लिखे गए हैं। और अभी तक कोई इन्हें पढ़ नहीं पाया है, पढ़ नहीं पाया है। जैसे आप जब 5वीं 6वीं में पढ़ते थे तो किताब में दीवालों पे कुछ चित्र वगैरह बने हुआ करते थे। तो जो पहले का मानव हुआ, जब पाषाण काल चल रहा था, पत्थरों से वो शिकार कर रहा था, जानवरों को मार रहा था, तो उसने क ख ग नहीं पढ़ा था, उसे किसी को संदेश देना होता था तो वो चित्र बना दिया करते थे दीवालों पे, हर जगह पे। और चित्र से वो समझ जाते थे, जैसे कि एक गूंगा है, वो भले बोल नहीं सकता लेकिन इशारा करता है कि हम उसे ऐसे करते तो पता चल जाता है कि वो खाना मांग रहा है। तो इनके साथ भी ऐसे कुछ माहौल बन चुका था कि अब ये भाव से, चित्र से ही अपनी बातें कर लिया करते थे। तो उस समय जो अभिलेख लिखे गए वो भाव चित्रात्मक लिपि में थे, मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ चित्र बने मिलेंगे आपको। इस वजह से आज तक किसी ने भी इन अभिलेखों को पढ़ नहीं पाया है। और जो अभिलेख पढ़े जा चुके हैं वो कौन से हैं, इनके बारे में भी एक बार देख लिया जाए। थोड़ा सा इसे हम इरेज करते हैं ताकि
जो अभिलेख अब तक से पढ़े जा चुके हैं वो किसके अभिलेख हैं? अशोक के अभिलेख, सम्राट अशोक के अभिलेख, जो तीसरी सदी के हैं, ईसा के बाद के तीसरी सदी के अभिलेख हैं। और इसे किसने सबसे पहले पढ़ा? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो ये एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि सबसे पहले कौन सा अभिलेख पढ़ा गया? अशोक के अभिलेख, जो ईसा पूर्व तीसरी सदी के थे, ईसा पूर्व तीसरी सदी के थे, जिन्हें पढ़ा जा सका है। सबसे पुराना अगर कोई अभिलेख है तो जिसे पढ़ा जा सका है तो अशोक के अभिलेख है, जो ईसा पूर्व तीसरी सदी के अभिलेख हैं। जो अब तक के पढ़े जा चुके सबसे पुराने अभिलेख में से एक है, जो सबसे पुराने अभिलेख हैं, जिन्हें पढ़ा जा सका है, जिन्हें पढ़ा जा सका है। अब इस अभिलेख में क्या लिखा था भाई? अभिलेख में अगर हम कोई अभिलेख या कोई पत्र बनवा रहे, कोई स्मारक बना रहे, तो इसमें क्या लिखेंगे? अपने बारे में लिखेंगे, अपना गुणगान कराएंगे। अशोक ने भी वही किया, उसने अपनी सीमाओं के बारे में लिखा, अपनी नीतियों के बारे में लिखा, अपने धर्म के बारे में लिखा। तो ये अभिलेख सबसे पुराने अभिलेख हैं जो अब तक पढ़े जा चुके हैं। और ये कब पढ़ा जा सका है? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, ये नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इन अभिलेख को पढ़ा, पहले इस अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की। अभी जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जेम्स प्रिंसेप उन दिनों बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकारी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकारी मान लीजिए, यानी उसके एक एम्प्लॉयज थे जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप था, जेम्स प्रिंसेप। और इसी ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले जो अभिलेख पढ़ा वो अशोक का अभिलेख था, जो तीसरी सदी, ईसा से भी तीन सदी पहले के अभिलेख हैं। तो सबसे पहले जो अभिलेख पढ़े गए वो यही अभिलेख थे। इनके बाद जरा सा देख लिया जाता है कि कौन कौन से अभिलेख हैं और कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं पढ़ने के लिए। तो अभी तो सारे अभिलेख को कवर नहीं किया जा सकता, इनके 2 वीडियोस बनेंगे, हाफ आज बता दिया जाएगा और जो बच जाएंगे वो कल बता दिए जाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो बोरिंग हो जाती है। तो आते हैं पॉइंट्स पे। अगर भारत के संबंध में कोई अभिलेख मिला है अब तक सबसे पुराना, तो वो कहाँ से मिला है, उसमें क्या लिखा गया है? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत के संबंध में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। भारत के संबंध में सबसे पुराना अभिलेख, बोगाज कोई से मिला है। ये जगह का नाम है बोगाज कोई से मिला है। अब इस अभिलेख में क्या था? इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, नासत्य इत्यादि देवताओं का वर्णन था, क्योंकि भाई शुरुआत से ही भारत वाले पूजा पाठ करने वाले ही रहे हैं, तो धार्मिक रहे हैं, तो इसमें देवताओं का वर्णन मिला है, देवताओं का वर्णन है। किया गया है।
तो अगर कभी भी एग्जाम में आएगा कि भारत के संबंध में सबसे पुराना अभिलेख कौन है, तो आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है वो मध्य एशिया के बोगाज कोई, मध्य एशिया का मतलब एशिया महाद्वीप है, मध्य एशिया के बोगाज कोई से मिला है, जिसमें इंद्र, वरुण, नक्षत्र इत्यादि देवताओं का वर्णन किया गया है। ये 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मध्य एशिया का बोगाज कोई, जो जगह का नाम है वो है बोगाज कोई। ठीक है, तो ये भी 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब कुछ देख लिया जाए कि कुछ अभिलेख क्या है। हाथी गुम्फा का अभिलेख है, एक अभिलेख मिला है उदयगिरी में, हाथी गुम्फा उसका नाम लिखा गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये कहाँ मिला है? उदयगिरी में। किसके बारे में है? कलिंग नरेश, कलिंग के राजा खारवाल ने इस अभिलेख को खुदवाया था। अब क्यों खुदवाया था? क्योंकि इन्होंने अपनी विजय की चीजें इस पे लिखी, कहाँ का उन्होंने विजय प्राप्त की, क्या क्या अपनी लाइफ में उन्होंने किए। तो ये हाथी गुम्फा का अभिलेख है वो कहाँ मिला है? उदयगिरी में। कहाँ मिला? उदयगिरी में। किसके संबंध में है? कलिंग नरेश खारवेल के संबंध में है। इस पे क्या लिखा गया है? इनकी विजय के बारे में, इनकी नीतियों के बारे में लिखा गया है। उसके बाद अगर किसी अभिलेख की बात कर ली जाए तो जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ जगह का नाम है, तो वहां पे भी एक अभिलेख मिला। ये किसके बारे में था? शकों के शासक, शक एक वंश था, उनके शासक रुद्रदामन के बारे में है। रुद्रदामन जी ने इसे खुदवाया था, रुद्रदामन के बारे में है। अब इसमें क्या चीजें लिखी गई है? रुद्रदामन के बारे में है, उनकी विजय के बारे में है, अशोक के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त के बारे में भी इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो ये अगर एग्जाम में आएगा कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा रुद्रदामन। क्या आंसर करेंगे? रुद्रदामन, हाईलाइटेड यही है। ठीक है, अब अगर इसके बाद कर लीजिए बात प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये किसके बारे में है? ये है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का नाम आपने कई बार सुना होगा इतिहास में। तो समुद्रगुप्त की विजय के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में इस अभिलेख में लिखा गया है। विजय और नीतियों के बारे में नीतियां हैं इस अभिलेख में लिखी गई हैं। नीतियां, किस प्रकार से वो शासन करते थे, कहाँ कहाँ उन्होंने विजय किया, कितना उनका क्षेत्र था, सारी की सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो ये कुछ अभिलेख हैं इंपॉर्टेंट। अभी इसके अलावा भी बहुत से, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है, और भी कई सारे अभिलेख हैं। जैसे कि अगर अभिलेखों की बात कर ली जाए तो बौद्ध स्तंभ है, मथुरा स्तंभ है, तो बहुत से अभिलेख हैं। लेकिन इन अभिलेख को एक दिन में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए इसके 2 पार्ट बनाए जाएंगे। जहां आज पहला पार्ट था कि आपको अभिलेख के बारे में बताया गया कि अभिलेख होता क्या है, सबसे पहले अभिलेख मिला कहाँ से, अभिलेख किन लिपियों में लिखा गया, अभिलेख में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का बनेगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं जो आपके एग्जाम्स में हमेशा से पूछे जाते हैं, किसके संबंध में है, क्या चीजें उसमें लिखी गई हैं। अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको नंबर भी दिया ही गया है, हर ग्रुप में, हर वीडियो में बताया जाता है 7068661076 पे आप अपना नेम लिख करके मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। धन्यवाद।